सीएम साहब मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि सर 12 बजे के बाद जो परिणाम वो बदल जाएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार आ जाएगी। क्या आभास था कि 12 बजे के बाद जो परिणाम बदलने वाले हैं? नहीं, आभास ये था कि सुबह सुबह तो आपको पता है कि भाई बैलेट पेपर वाले चलने थे, वो आपको भी पता था, हमें भी पता था। बैलेट पेपर में कर्मचारी था सर, कर्मचारी क्या बीजेपी से नाराज था? लोग पीछे कहते थे कि भाई जाट वोट नहीं देगा, जाट का वोट आया हमारे पास, खूब वोट आया है हरियाणा में। चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे सर? 2014 में भी ऐसी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार नहीं आई थी, 2019 में भी इस तरह की सरकार नहीं आई थी, इतनी सीटें नहीं आई थी, और 2024 के चुनाव में तो किसान आंदोलन चला, पहलवानों का आंदोलन चला, अनेक आंदोलन चले सरकार के खिलाफ में, उसके बाद भी 48 सीटें अपने आप में बहुत बड़ी बात। और बात थी सर कि जो बीजेपी है ना, वो ब्राह्मण बनिए की पार्टी है। देखा भी गया सर, कांग्रेस ने 4 ब्राह्मणों को टिकट दी है, वहीं बीजेपी ने 12 ब्राह्मण चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा, जिसमें से 7 विजयी होकर जनता के सेवक बने, और कांग्रेस में एक प्रत्याशी जो कुलदीप वत्स जी बादली से वो जीत कर आई। अब 7 विधायक ब्राह्मण चेहरे बन चुके हैं सर। डिप्टी सीएम की उम्मीद करते हैं, क्या पार्टी भरोसा करेगी उस समुदाय के ऊपर, उस बिरादरी के ऊपर? 7 विधायक होने के बाद में कोई बड़ा पद ब्राह्मण चेहरे को बना सकते? तो 7 को जिताने का मतलब ब्राह्मणों ने 95% वोट जो है वो बीजेपी को दिया है। अगर ईवीएम की बात हो तो फिर जम्मू कश्मीर क्यों छोड़ दिया? ईवीएम हैकिंग का तो एक बहाना है। सुबह ईवीएम हैकिंग नहीं हो रही थी। एग्जिट पोल कुछ बता रहे थे, सरकार बन रही थी कांग्रेस की एग्जिट पोल के अनुसार, लेकिन उसके विपरीत, बिल्कुल विपरीत जो नतीजे आए हैं, उसको कैसे देखते हो? तो कृषि मंत्री जेजेपी दलाल, उनका भी स्पीच आई थी कि असल में तो सरकार बनती नहीं कांग्रेस की हरियाणा में, अगर बन भी गई है तो 6 महीने के अंदर तोड़ देंगे। तो धनबल की आवश्यकता थी। सबसे पहले तो मैं, जो आपने चर्चा की रतन टाटा की, जी। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि वो बड़े दानवीर, साधारण पुरुष और भारत को विकास के रास्ते पे ले जाने वाले एक महान योद्धा थे, जी। और जिन्होंने जो है ना पूरा जीवन अपने एक सिद्धांतों के ऊपर चलाया, और पूरे टाटा ग्रुप को भी जो है ना सिद्धांतों पे चलाया। तो सबसे पहले वो ये हमारी बड़ी क्षति हुई है, और लेकिन उम्र का तगाजा भी रहा है, तो मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। नमस्कार, इस समय तोशाम विधानसभा के अंदर मौजूद हैं, और 8 तारीख को रिजल्ट आया कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी ने हैट्रिक मार दी, तीसरी बार सरकार बना ली। ईवीएम को एक बड़ा खेल, बड़ा मुद्दा कांग्रेस परिवार ने बना दिया है। पूरे हरियाणा प्रदेश में तोशाम विधानसभा के अंदर सभी की नजर थी, क्योंकि आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे भाई बहन, और लगभग 14,000 के मार्जिन से यहां से बीजेपी की प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने जीत दर्ज की है। ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं, बोले उसके 4 इंजन इस तोशाम विधानसभा के अंदर लग चुके हैं, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार बन गई है, और यहाँ से जो एमपी हैं चौधरी धर्मवीर जी, और उसके बाद राज्यसभा सांसद है वो किरण चौधरी जी है। अब देखने वाली बात है कि तोशाम विधानसभा का कितना विकास होगा। अनिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बधाई हो आपको, प्रचंड बहुमत के साथ में आपकी सरकार बनी है। आपको भी, आपके दर्शकों को भी, और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अब सरकार बनी है सर, सबसे पहले ये बताओ खुशी कितनी है सर, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना ली है? देखिए, ये तो बहुत खुशी का विषय है, और खुशी के साथ साथ ये हरियाणा और भारत के भविष्य का विषय है, क्योंकि हरियाणा में जो जिस तरीके से आपकी स्कीमें भारतीय जनता पार्टी ने चला रखी थी, वो स्कीमें जो है ना, अगर कांग्रेस आती तो निश्चित रूप से उनको पलटती, तो हरियाणा के विकास में जो है वो बड़ी रुकावटें आती। और मैं समझता हूँ भारत का विकास का संबंध इसलिए है इससे कि ये लोग ये चाह रहे थे कि भाई किसी तरह कांग्रेस की सरकार आए, तो उधर जम्मू कश्मीर से और हरियाणा, पंजाब से आप पार्टी की सरकार है, और यहाँ हरियाणा से होते हुए नशे के तस्कर, आतंकवादी और पूरे दिल्ली को जाम रखें, सेंटर काम नहीं कर पाए, बदनाम हो, और आने वाले भविष्य में फिर कांग्रेस को लोग याद करें। इस तरीके का ये इनका एक षड्यंत्र था, वो लोग समझ रहे थे। तो हरियाणा वासी जो है ना बड़े समझदार हैं, और आज मैं कह सकता हूँ कि ये बलशाली तो हैं ही हैं, बहुत समझदारी का भी परिचय दिया है कि जिन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ बनाया है। 2014 में भी बहुमत नहीं था,
और आज बहुमत दिया है तो इसी बात के लिए दिया कि आपकी नीतियां सही हैं, सेंटर की नीतियां सही हैं, मोदी जी की नीतियां सही हैं, और नीतियों को मानते हुए बहुमत की सरकार दी है। तो ये मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हरियाणा और दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा, और भारत के विकास में ये हरियाणा का बड़ा योगदान रहेगा। ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे सर? 2014 में भी ऐसी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार नहीं आई थी, 2019 में भी इस तरह की सरकार नहीं आई थी, इतनी सीटें नहीं आई थी, और 2024 के चुनाव में तो किसान आंदोलन चला, पहलवानों का आंदोलन चला, अनेक आंदोलन चले सरकार के खिलाफ में, उसके बाद भी 48 सीटें अपने आप में बहुत बड़ी बात। देखिए, ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो वो लोग मान रहे हैं जो लोगों ने ये था कि भाई अचानक ऐसा कुछ हो गया। नहीं नहीं नहीं, हमने पहले भी कहा है, हमने हर जगह, अगर आप मेरे तो शाम के प्रत्येक भाषण में देखेंगे तो हमने ये कहा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है। क्योंकि लोकसभा में ही जब हम विधानसभा वाइज 44 सीटें जीते थे, और आज तो त्रिकोणीय मुकाबले हैं, चौकोणीय मुकाबले हैं, जो निर्दलीय लोग खड़े हुए हैं, उनकी वजह से हमें मालूम था कि भाई सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बननी है। और उसका कारण ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो अपना सुबह उठता है, काम करता है और शाम को घर आके सो जाता है, उसने वोट देने जाना है, वोट दिया। इसके अलावा जो कांग्रेस का वोटर था वो पहले इनेलो का वोटर होता था, उसने पूरी उछल कूद मचाई, धमाल मचाए, उसने आवाजें मारी हैं। तो ये जो एग्जिट पोल वगैरह जो कर रहे थे ना, उसका एक कारण था कि जहाँ पे भी जो जा रहे थे पूछने, पत्रकार वगैरह जो साथी जा रहे थे, तो वही लोग खड़े मिलते थे रोडों पे, वही लोगों से पूछते तो बोलते थे कि भाई नहीं, इस बार तो सरकार जो है हुड्डा साहब की आ रही है, हुड्डा साहब की सरकार आ रही है। तो ये उस कारण से एक ऐसा उन्होंने वातावरण बनाया, और मीडिया जो है इस बात को समझ नहीं पाई, जो एग्जिट पोल वाले थे वो समझ नहीं पाए। और वो समझ भी कैसे पाएंगे जो बोल रहे हैं, तो वो लगता है कि यार ऐसा ही हो रहा होगा। हरियाणा में जो नतीजे आए सर, वो एमपी छत्तीसगढ़ के बराबर मुकाबले आए, क्योंकि इस तरह की हवा जो कांग्रेस की उन स्टेटों में भी चल रही थी, वही हाल कांग्रेस का हरियाणा में था। तो इसने हमला बोल दिया सर ईवीएम को लेकर, ईवीएम हैक की गई है, 99% ईवीएम की जो मशीन की बैटरी है वो चार्ज मिली है। लिखित कंप्लेन दी है कांग्रेस ने चुनाव आयोग को। आप एक बात बताओ, अगर ईवीएम की बात हो तो फिर जम्मू कश्मीर क्यों छोड़ दिया? वो तो सबसे भारत के लिए अहम है, और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ 370 हटा के आज वहाँ पे शांति कायम करने की कोशिश कर रखी है, और कर भी दी है, और इलेक्शन भी हो गया है। तो सबसे पहले अपने वहीं करती। फिर वो ईवीएम हैकिंग का तो एक बहाना है। सुबह ईवीएम हैकिंग नहीं हो रही थी, अब उनकी जो टीवी में 65 दिखा रहे थे और इधर 18 दिखा रहे थे, तब नहीं हो रही। तो बैलेट पेपर की गिनती तो बैलेट तब नहीं हो रही थी इनको। ये जहाँ पर पे हार जाते हैं फिर ईवीएम का ठिकरा फोड़ते हैं आपस में। दरअसल इनकी नीतियां सही नहीं है। लोगों को मालूम है कि देश में 60 साल में इन्होंने क्या किया है, प्रदेश में 10 साल में इन्होंने क्या किया है, तो सब लोगों को नीतियों का मालूम है। हमारे को आप और हमें नहीं मालूम क्या कि जब इनके प्रत्याशी ये बोलने लग गए थे कि भाई 50 पे एक नौकरी, 50 वोट दो, उधर से एक कह रहा है कि भाई पहले अपना घर भरेंगे, उधर से जो है ना जातिगत बातें लोगों के प्रति होने लगी थी। तो ये सारी जो है मतदाता समझता है, और आम इंसान गरीब आदमी ने ये समझा है कि ससम्मान अगर कोई जीवन दे सकता है और जीवन जीने का मौका मिल सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। ये पीछे तो भी है और आगे भी ये तो रहेगा। आपके नेता ने भी बोली थी ना सर, लोहारी से कृषि मंत्री जेजेपी दलाल, उनका भी स्पीच आई थी कि असल में तो सरकार बनती नहीं कांग्रेस की हरियाणा में, अगर बन भी गई है तो 6 महीने के अंदर तोड़ देंगे। तो धनबल की आवश्यकता थी, सरकार बन जाती तो कांग्रेस की। नहीं नहीं, कोई धनबल की आवश्यकता ही नहीं थी, और सरकार बननी ही थी, ऐसा मौका ही नहीं आना था। ये तो निश्चित रूप से, हम तो 3 दिन पहले भी हमने प्लान जब चेक कर रहे थे तब भी ये था कि भाई हमारा बहुमत आएगा इस बार, सबको मालूम था इस बार का बहुमत आएगा। अगर कहीं पे भी ये होता सरकार नहीं आ रही, आपने किसी के चेहरे पे निराशा देखी? किसी के हरियाणा में किसी के चेहरे पे निराशा नहीं थी। और आप जो ईवीएम की बात करते हो, तो शाम में हम 14,500 से जीते हैं। आप यहाँ पे भी हमने जो प्लान कर रखी थी उसमें ये था कि हम लगभग 10 से 12,000 15,000 के बीच में जीतेंगे, उतना ही जीते हैं। हमारी अगर दादरी की बात करो, हमने जो आंकड़ा लिया हुआ था कि हम 5,000 के आसपास जीतेंगे, उसी तरह का रिजल्ट आया। हमने बुआनी खेड़ा में पहले ही लोगों ने आकलन कर रखा था, आकलन में एक व्यक्ति नहीं था, आकलन में सब लोग होते हैं। तो यहाँ पे भी आकलन था कि 20-25 हज़ार के बीच में जीतेंगे, तो 21,000 कुछ से जीते हैं हर सीट के ऊपर, क्योंकि वोट था, वोट जीता है, जनता जीती है, लोग जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ जीती हैं, सहसम्मान जीवन जीता है। और मैं तो कहता हूं कि भाई साहब ये योग्यता की नौकरियां जीती हैं। ये जो जितने भी हमने पीछे सिद्धांत बनाए, जितने भारतीय जनता पार्टी ने जितनी अच्छी नीतियां बनाई, वो जीती हैं।
फिर सीएम साहब मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि सर 12 बजे के बाद जो परिणाम वो बदल जाएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार आ जाएगी। क्या आभास था कि 12 बजे के बाद जो परिणाम बदलने वाले हैं? नहीं, आभास ये था कि सुबह-सुबह तो आपको पता है कि भई बैलेट पेपर वाले चलने थे, वो आपको भी पता था, हमें भी पता था भई उनमें कुछ लोगों की नाराज़गी हो सकती है, वो हमारा उसमें पीछे रहेंगे। बैलेट पेपर में कर्मचारी था सर, कर्मचारी क्या बीजेपी से नाराज था? देखिए, सारा कर्मचारी नाराज़ नहीं था, लेकिन कुछ-कुछ हो सकता है, तो हमें ये थोड़ा बहुत लग रहा था कि भई हाँ, हो सकता है ये चीज़ें। लेकिन 12 बजे का मतलब है कि 12 बजे तक जो टिक जाता है, वो फिर टिका ही रहता है। 11:30 बजे तक जिसने लीड बनाई, 12 बजे तक वो उसके बाद शाम तक लीड चलती है उसकी। और आप देखेंगे 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के 50 से ऊपर सीटें आगे चल रही थी, तो वो शाम तक वही रही। कांग्रेस वाले ने आरोप लगाया था कि बीजेपी भाईचारा पढ़ने में विश्वास करती है, इस चुनाव को 35-1 का चुनाव बना दिया। नहीं, ये 36 बिरादरी का चुनाव था, किसानों ने वोट दिया। हमारे सभी जाट ने भी वोट दिया, नॉन जाट ने भी वोट दिया। लोग पीछे कहते थे कि भाई जाट वोट नहीं देगा, जाट का वोट आया हमारे पास, खूब वोट आया है हरियाणा में। आप ये कहते थे भाई जो एससी वोट है वो नहीं आएगा, वो भी खूब वोट आया है। सभी ने वोट दिया तभी तो 50 सीटें आई हैं। अगर सब वोट नहीं देते तो 50 सीटें कैसे आती? आज हम तोशाम में जीते हैं 14,500 से, तो सब ने वोट दिया है। हमने तो देखा है कि जो ये तो खाली इल्जाम लगाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो सबको साथ लेके चलती है। ये कांग्रेस है जो इस तरह की जातिवाद की बातें करके, अक्षत्रवाद की बात करके और अपने अपने लोगों को आगे लाना चाहती है, वो कांग्रेस का फार्मूला है। बीजेपी के फार्मूले को आप ये मान के चलिए 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, सीटें घटती हैं, लेकिन यहाँ तीनों स्टेट में बढ़ी हैं सीटें। इसका मतलब आने वाले 50 साल के लिए नींव गाड़ दी है कि भाई 50 साल भी बीजेपी नहीं हारनी चाहिए, आने वाले समय में चाहिए ही बीजेपी। विकसित भारत का सपना दिखाया 2047 तक, क्या बीजेपी की देन है और बीजेपी ही रहेगी 2047 तक, तभी विकसित भारत हो पाएगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है जो मोदी जी ने नारा दिया है 2047 तक विकसित भारत करना है, उसमें हरियाणा का तो योगदान अहम रहेगा ही। पूरे भारत में आप जब तक देखोगे जहाँ-जहाँ इलेक्शन होंगे बीजेपी आएगी और बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत के साथ सरकारें बनाएगी और आगे आने वाले समय में 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है, सपना भी बीजेपी ने लिया और सपना पूरा भी बीजेपी का। और बात थी सर कि जो बीजेपी है ना, वो ब्राह्मण बनिए की पार्टी है। देखा भी गया सर, कांग्रेस ने 4 ब्राह्मणों को टिकट दी है, वहीं बीजेपी ने 12 ब्राह्मण चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा, जिसमें से 7 विजयी होकर जनता के सेवक बने और कांग्रेस में एक प्रत्याशी जो कुलदीप वत्स जी बादली से, वो जीत कर आई। अब 7-7 विधायक ब्राह्मण चेहरे बन चुके हैं सर। डिप्टी सीएम की उम्मीद करते हैं, क्या पार्टी भरोसा करेगी उस समुदाय के ऊपर, उस बिरादरी के ऊपर? 7-7 विधायक होने के बाद में कोई बड़ा पद ब्राह्मण चेहरे को बना सकते? देखिए, ये पार्टी और संगठन का विषय है। संगठन किसको क्या देती है? संगठन ने ही टिकटें दी, संगठन ने ही आगे मंत्री बनाने और संगठन ने ही उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने, तो संगठन का विषय है। संगठन जैसा उचित चाहेगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ जो भरोसा ब्राह्मणों पे जताया पार्टी ने, तो पूरा भी किया, 7 जिता के भी तो भेजे हैं। तो 7 को जिताने का मतलब ब्राह्मणों ने 95% वोट जो है वो बीजेपी को दिया है और पहले भी 7 थे, अब और ज़्यादा समझ गए हैं कि भाई अगर कोई आगे चलने वाली पार्टी है, सनातन को लेके चलने वाली पार्टी है, राष्ट्र को लेके चलने वाली पार्टी है, तो वो बीजेपी है, इसलिए उसके साथ खड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ ये सारे विषय संगठन के विषय हैं। ठीक है सर। तोशाम विधानसभा के अंदर अनेक ऐसी व्यवस्थाएं देखी हैं जहां पानी की किल्लत थी, सिंचाई के पानी की समस्या थी। आपने भी कहा था अगर पार्टी भरोसा करती है तो लोहारू से भी बेहतर तोशाम को करके दिखाएंगे। अब 4-4 पद तोशाम को मिल गए सर। सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, सांसद भी बीजेपी का है और राज्यसभा मेंबर भी जो बीजेपी का। अब तोशाम कितना डेवलप कर पाएगा सर? विधायक भी अब बीजेपी का हो जी, गया विधायक भी है, 4 बीजेपी तो का। आपने जी। बताई हैं। देखिए, तोशाम ये वास्तविकता है, तोशाम सिंचाई के मामले में अभी पीछे है और इस पे काम होना बाकी है। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में भी सांसद जी ने कहा था कि भई इस पे काम करेंगे और अब तो ये निश्चित हो गया है कि हमारे हाथ में सारी चीज़ें हैं, सारी पावर हैं, तो तोशाम का भला होगा और ये जो सिंचाई का मामला है, इसको सभी मिलके पूरा करेंगे और सभी मतदाताओं की और यहाँ के लोगों की ये सबसे बड़ी आस भी है और इसके लिए पूरा प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये जो हमारे जितने नेता यहाँ से हैं, इनके नेतृत्व में ये सिंचाई का जो सपना है, सिंचाई का जो काम है, ये पूरा हो और पूरा इस योजना में होगा ये।
15 तारीख को सीएम साहब शपथ ले रहे हैं सर, और जो तोसा में विधानसभा की जनता एक बार ये मनमुटाव सा हो गया था पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, उनका तो हमारे लिए संदेश होता है। आपकी शुभकामनाएं हैं सर? हाँ, हमारी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पार्टी अध्यक्ष जी को हम कल शुभकामनाएं दे के आए दिल्ली में, और संगठन महामंत्री उपेंद्र नाथ शर्मा जी को भी शुभकामनाएं दे के आए हैं, बाकी साथियों को भी शुभकामनाएं हमने दी हैं। देखिए, ये एक उज्जवल भविष्य का मामला है जी। और आने वाली पीढ़ी का एक भविष्य का मामला है। उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीछे किया है और जो अब करेगी, सबसे अच्छी बात ये रही कि फाइलें तैयार हैं, स्पीड से काम होने के। अब पिछले 56 दिन में जो काम हुआ, जिस स्पीड के साथ हुआ, वो स्पीड एज इट इज़ है। खाली एक बीच में जो 2 सेकंड का ब्रेक देते हैं ना, वो ब्रेक टाइप ये चल रहा है। जी, जी। जैसे ही ओथ लेंगे, मंत्री बनेंगे, और उसके बाद यूं स्पीड से बढ़ जाएंगे आगे। तो हमारी सब मंत्री जो बनेंगे उनको भी शुभकामनाएं हैं कि वो हरियाणा के विकास के लिए बहुत काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो करते ही हैं और करेंगे ही। इसके अलावा जो हमारी जनता है, उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आपने जितना भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे जताया है, भारतीय जनता पार्टी उसी भरोसे के ऊपर खरा उतरेगी। और मैं सभी मतदाताओं का भी धन्यवाद करता हूं, कि कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। एक एक आदमी जो संगठन की तरफ से लगा हुआ था, जो कार्यकर्ता लगे हुए थे, उन्होंने रात दिन करके तुसाम विधानसभा सीट को जिताने में जो प्रयास किया, जो काम किया, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, उनको नमन करते हैं। और पूरे हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने भरोसा करके, विश्वास करके जो भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है, उस विजय श्री में उनका जो सहयोग है, उसका आने वाले समय में उनको ये ज़रूर अंदाज़ा होगा, ज़रूर पता लगेगा कि आपने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा फैसला लिया है, और उसका उनके जीवन पे बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। और उनके जीवन को खुशी देने के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी। चलो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। ये अनिल शर्मा जी है, प्रसिद्ध समाज सेवी। अगर तुसाम विधानसभा से श्रुति चौधरी की जीत हुई है तो बहुत बड़ा हाथ अनिल शर्मा जी का है, क्योंकि टिकट मिलने के बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं में अनदेखी का आरोप है श्रुति चौधरी के ऊपर या किरण चौधरी के ऊपर लगा था। शर्मा जी की सादगी और व्यवहार से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता एक स्टेज पर आए और जो मनमुटाव था उनका गिला शिकवा दूर किया, और एक बहुत बड़े मार्जिन से, लगभग 14,500 के मार्जिन से श्रुति चौधरी को यहां से जीत मिली है। अनिल शर्मा जी के अपने विचार सुने और शुभकामनाएं दी है तो साम विधानसभा के साथ में पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, कि आगा जो नॉन स्टॉप हरियाणा का सपना देखा था पिछले 2 महीने, वो ट्रेलर था। अब 5 साल इतना विकास होगा कि बीजेपी के साथ जो उम्मीद लगा रखी थी, उन उम्मीदों के ऊपर खरे उतरेगी। अनिल शर्मा जी के विचार सुने, कितने सही और कितने गलत हैं, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर की। शुक्रिया, धन्यवाद।